वंदे मातरम के पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि बंटवारे के बाद कश्मीर आजाद रहना चाहता था, पर पाकिस्तान ने बेहद चतुराई से वहां घुसपैठ की और कोहराम मचा दिया। उसकी मंशा ताकत के दम पर कश्मीर पर कब्जा करने की थी, लेकिन कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया और पाकिस्तानी कबायलियों के आतंक से कश्मीर को बचाने के लिए हिंदुस्तानी फौज श्रीनगर रवाना हो गई। शुरुआती झटकों के बाद भारत ने अहम इलाकों को वापस हासिल करना शुरू कर लिया। पूंछ में हजारों रिफ्यूजी फंसे थे, जिन्हें निकालने का काम अभी बाकी था। उधर फौज नौशेरा तक बढ़ चुकी थी। अब झंगड़ को कब्जे में करना था, लेकिन दुश्मन वहां बेहद मजबूत था। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ताज्जुब की बात तो यह है कि कश्मीर हासिल करने के लिए पाकिस्तान कश्मीरियों पर बेहद जुल्म कर रहा था। जो वहां के बाशिंदे थे, हजारों की तादाद में उन्हें रिफ्यूजी बनाया जा रहा था और वो तड़प रहे थे। एक तरफ भारत को उन विस्थापितों तक राहत पहुंचानी थी और दूसरी तरफ एक एक कर दुश्मन को खदेड़ना भी था। कश्मीर की लड़ाई उस दौरान सरहद के अलग अलग मोर्चों पर चल रही थी। एक तरफ गिलगिट की ओर से दुश्मन भारतीय सीमा के और अंदर स्कर्दू की तरफ बढ़ना चाहता था। दूसरी ओर मुजफ्फराबाद और डोमेल में तबाही का तांडव मचा था, और रहा सवाल पूंछ का तो वो बाकी हिस्सों से कटा हुआ था। वहीं झंगड़ के जरिए दुश्मन नौशेरा को वापस हासिल करना चाहता था। भारतीय फौज की जिम्मेदारियां बड़ी थीं। कब्जे के इलाके से जहां दुश्मन को धकेलना था, वहीं अपने इलाके का डिफेंस भी मजबूत रखना था। नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान झंगड़ को वापस हासिल करने की कसम खा चुके थे और इसके लिए वो आगे की रणनीति बना रहे थे। उस वक्त मेजर जनरल कलवंत सिंह जम्मू कश्मीर में इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर थे। नौशेरा की हिफाजत भी हमें उतनी ही ताकत से कायम रखनी होगी। दुश्मन यहां बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा, फिर हम झांगड़ की ओर बढ़ेंगे। सर, मेरा जवानबाज हुक्म का इंतजार कर रहा है और झांगड़ तक के पूरे रास्ते पर दुश्मन का कब्जा है। जनरल करियप्पा भी इस ऑपरेशन के लिए जम्मू आ रहे हैं। हम 3 दौर में आगे बढ़ेंगे। पहले हमें नौशेरा के आसपास दुश्मन का पूरी तरह से सफाया करना होगा। उसके बाद उत्तर और दक्षिण की तरफ जाने वाले रास्ते पर उन्हें हटाना होगा। फिर हम झांगड़ पर हमला करेंगे। यस सर। पर इसमें बहुत वक्त लग सकता है। हमें हर बात के लिए तैयार रहना। सर, ऑपरेशन विजय में विजय हमारी होगी। 8 मार्च तक नौशेरा के इर्द गिर्द का इलाका दुश्मन से साफ कर दिया गया था। ऑपरेशन विजय के तीसरे और आखिरी दौर का वक्त आ चुका था। खराब मौसम ने शुरुआत में रुकावट डाली, लेकिन इसके बाद सब प्लान के मुताबिक चला। ब्रिगेडियर उस्मान उस दिन गजब के जोश से भरे थे। अपने सैनिकों को एक लिखित आदेश में उन्होंने कहा, झंगड़ पर कब्जे का वक्त आ चुका है। वक्त आ चुका है कि हथियारों का सम्मान दोबारा हासिल किया जाए। न चूक करेंगे न चूकेंगे। देश की खातिर निडर बढ़ेंगे। जय हिंद।
एक के बाद एक अहम चोटियों पर कब्जा जमाते हुए सेना आगे बढ़ रही थी। 7 कैवेलरी के टैंक भी ऑपरेशन में झोंक दिए गए। वायुसेना भी वीरता के साथ जुटी हुई थी। पीरथिल नाका पर भारत को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। दुश्मन छोटी छोटी गुफाओं में छिपकर हमला कर रहा था, लेकिन भारतीय तोपें ऐसी गरजी कि उन गुफाओं के भीतर बैठे दुश्मन के चीथड़े उड़ गए। झंगर हारने के बाद दिसंबर 20 से 25 तारीख को ये हुआ था, उस्मान ने कसम खा रखा था कि हम झंगर को जरूर कब्जा करेंगे और जब तक झंगर कब्जा नहीं होगा हम जमीन पर सोएंगे। नवंबर में उस इलाके में बहुत ठंड होता था, काफी मुश्किलें थे और रहना पड़ता बंकर में। बंकर में रहने के बाद भी उन्होंने शपथ जो लिया था वो नहीं तोड़ा। और फिर ये जो झंगर और उस इलाके में इंडियन फौज वहां बैठ गए, उनको चारों तरफ से पाकिस्तान ने घेर लिया था एक तरह से। एक क्षण के लिए भी वो छोड़े नहीं। पीरथिल नाका पार हो गया। हमारी फौज की मंजिल अब थी झंगड़। हौसले से भरे लेफ्टिनेंट कर्नल राजेंद्र सिंह उर्फ स्पैरो जब अपने टैंक और जवानों के साथ 18 मार्च को झंगड़ में दाखिल हुए तो दुश्मन अपना सारा साजो सामान छोड़कर मीरपुर की तरफ भाग खड़ा हुआ। दोपहर 2 बजे तक झंगड़ पर भारत का कब्जा हो चुका था। दुश्मन का एक अहम सप्लाई रूट अब कट चुका था। झंगड़ से अगर आप वेस्ट की तरफ देखें तो वहां से फिर प्लेन्स ऑफ पंजाब शुरू होते हैं और वहां मंगला डैम नजर आता है। और मंगला डैम से एक जिस इलाके को हम मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं CJC, चनाब झेलम कॉरिडोर, ये बड़ा सेंसिटिव मिलिट्री कॉरिडोर है पाकिस्तान के लिए। और मंगला डैम जो पाकिस्तान के अंदर, वो भी उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट VA और VAP जिसको हम कहते हैं। तो अगर हम झंगड़ को कब्जा करके रखें अपने पास और वहां से हम अगर किसी समय, चाहे उस समय 48 में चाहे आज, अगर पाकिस्तान के अंदर हमें कुछ हरकत करनी पड़ती है तो झंगड़ एक स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ ग्राउंड हमारा है। झंगड़ और नौशेरा के महफूज होने के बाद भारत ने आगे रजौरी की ओर रणनीति बढ़ाई। नौशेरा से रजौरी का रास्ता तवी नदी के किनारे किनारे से गुजरता था और रास्ते भर घने जंगल थे। यहां कई हिस्सों में दुश्मन की भारी घुसपैठ थी। चिंगास ऐसी ही एक जगह थी जिसे दुश्मन बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। ध्यान रहे, इस पूरे रास्ते पर माइन बिछी हुई है। इससे पहले कि टैंक आगे बढ़े, एंटी माइन पार्टीज को आगे आगे चलना होगा। यस सर। सर 37 असॉल्ट्स के इंजीनियर्स आगे बढ़ रहे हैं। गुड। यह भी ध्यान रहे कि यहां पर पेड़ गिराकर रोड ब्लॉक्स किए जा रहे हैं। उन्हें हटाने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि दुश्मन छुपकर मशीन गन से वार कर सकते हैं। यस सर। सर पर कफन बांधे 37 असॉल्ट फील्ड कंपनी के इंजीनियर ऐसी ही एक बाधा हटा रहे थे जब दुश्मन के बम की मार प्लाटून के बीचों बीच पड़ी। सेकंड लेफ्टिनेंट राम रघुवा राणे बुरी तरह घायल हो गए, फिर भी वहां से हटने से इनकार कर दिया। अकेले दम पर दुश्मन की मशीन गन की गोलियां झेलते हुए चीड़ के 5 पेड़ सड़क से हटाए और तब भारतीय फौज आगे बढ़ी। 12 अप्रैल को हमारे सैनिक रजौरी में दाखिल हुए, लेकिन जीत की खुशी के बजाय सामने का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दुश्मन तो भाग खड़ा हुआ, लेकिन शहर के निहत्थे लोगों को मारकर 3 गड्ढों में डाल दिया था। दुश्मन ने बाकी शहर भी आग के हवाले कर दिया था।
भारतीय सेना के हाथों अपने चूर चूर होते अहंकार और चौपट होते षड्यंत्र से पाकिस्तान छटपटा रहा था। झंगड़ की हार उन्हें और ज्यादा चुभ रही थी। एक तो उस हार ने उन्हें घुसपैठ के रास्ते को बदलने पर मजबूर किया था, और दूसरा उस जीत के हीरो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे। बंटवारे के दौरान ब्रिगेडियर उस्मान को पाकिस्तानी सेना में शामिल होने की पेशकश की गई। पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाने तक का लालच दिया गया। ब्रिगेडियर उस्मान उस वक्त बलूच रेजिमेंट में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जन्मे उस्मान अपनी निष्ठा भारत को समर्पित कर चुके थे। मोहम्मद उस्मान जो थे वो यूपी के थे और 1932 साल में उस हैंजर्स में आखिरी जो बैच था इन नामे से वहां से ट्रेनिंग पाया था। वो कम उम्र में ब्रिगेडियर बने। ब्रिगेडियर उस्मान ने एक तो पाकिस्तान की पेशकश को ठुकराया था, उस पर ऐसी बहादुरी दिखाई कि एक के बाद एक इलाके दुश्मन के जबड़ों से खींचकर वापस ले आए। पाकिस्तान बदला चाहता था। नौशेरा हारने के बाद पाकिस्तान ने ब्रिगेडियर उस्मान के सर पर 50,000 का इनाम रखा था। झंगड़ दोबारा हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की। एक दफा अप्रैल में, 2 बार मई में, फिर जून में और एक बार 3 जुलाई को उन्होंने हमला किया। इस आखिरी हमले में दुश्मन की ओर से आया एक बम सैनिकों के नजदीक गिरा। ब्रिगेडियर उस्मान ने उसका पूरा असर अपनी पीठ पर झेल लिया ताकि बाकी सैनिकों पर आंच न आए। झंगड़ तो बच गया, सारे सैनिक भी बच गए, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान देश की आन पर शहीद हो गए। जब वो शहीद हो रहे थे उस वक्त वो कहे थे, अंग्रेजी में कहे थे कि हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods. This is written in many places under the statue of Brigadier Mohammad Usman. एक तरफ तो मोर्चे पर भारतीय सैनिक डटे हुए थे, दूसरी तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर भी कोशिशें शुरू हो चुकी थीं। पंडित नेहरू दिसंबर में ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में विरोध दर्ज करवा चुके थे। If you examine the article under which we went, it is an article under which there is no question of intervention or anything. It's our case there. And the very first decision they took, their commission, was that various things, including the withdrawal of the Pakistan army from there. We are still waiting for that. उस वक्त पाकिस्तान ने इसका खंडन किया था और कहा था कि उसका इस युद्ध में कोई हाथ ही नहीं है। उस समय के हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी फौज पर पूरा भरोसा था और वो नहीं चाहते थे कि इस मामले में यूनाइटेड नेशन दखल दे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की आस्था यूएन में थी और उन्हें भरोसा था कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा तो पाकिस्तान मजबूरन पीछे हट जाएगा। हुआ उल्टा, होना भी उल्टा था और शुरू से ही यही ब्रिटेन की चाल थी कि किसी तरह कश्मीर का मुद्दा जो है इंटरनेशनलाइज कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान को फायदा मिले और भारत जो है जहां हमला हो रहा था वो पूरी जो जमीन जो भारत की थी कश्मीर में उसको ना ले पाए। सो कश्मीर का यूएन में जाना
एक चाल थी जिसमें ब्रिटेन मुख्य भागीदार था और पाकिस्तान काफी खुश था। एक कारण यह था अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश शासक थे यहाँ, वो बड़े शरारत कर रहे थे। जो गिलगिट बल्टिस्तान पर कब्जा उन पाकिस्तान ने किया, वो ब्रिटिश सैनिकों की सहायता और सहयोग के साथ किया। तो स्पष्ट हमें यह भी था कि ब्रिटिश हमारे खिलाफ है। हमारे दो विकल्प थे, एक तो हम खुद ले जाएं इसे यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में, या दूसरा ब्रिटेन इसे सामना लाए। याद हमें यह रखना चाहिए, उस समय हम एक नए देश थे, आजाद देश थे। सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध वो गहरे नहीं बने थे, तो कौन हमें समर्थन देगा भी अनिश्चित था। पीछे हटना तो दूर, पाकिस्तान धीरे धीरे कबायलियों की खुलकर मदद करने लगा। जब उसके समर्थन के निशान मिलते तो वो सीनाजोरी पर भी उतरता। यूएन की जांच भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस मामले के निपटने के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आते थे। इस पर एक अजीब सी मुश्किल और खड़ी हो गई। उस वक्त भारत और पाकिस्तान में तैनात अंग्रेज सेना अध्यक्ष भले ही अलग अलग देशों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन आपस में तो वो दोस्त ही थे। यानी उन्हें एक दूसरे के एक एक कदम की जानकारी होती थी। मुझे खबरें मिल रही हैं, जहांगीर में अटैक की पाकिस्तान को खबर लग गई है। मुझे ब्रिटिश अफसरों पर भरोसा नहीं है। पर अब हम कुछ कर सकते ही नहीं। कर सकते हैं, हम उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। हमारे सैनिक मुस्तैदी से लड़ रहे हैं, हमारे अपने जर्नल हैं। अब मामला संयुक्त राष्ट्र में है, ऐसा कोई भी कदम सही नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र से भला क्या फायदा होगा? हमारी फौज ऐसे ही पाकिस्तान को खदेड़ सकती थी। मई के पहले हफ्ते में जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना के ढांचे में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया। सरहद पर बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए जम्मू और श्रीनगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स बना दिए गए। अब श्रीनगर डिवीजन मेजर जनरल थिमैया संभालने लगे और जम्मू डिवीजन मेजर जनरल आत्मा सिंह। इन दो डिविजन्स के बीच पीर पंचाल की पहाड़ियां बंटवारे की लकीर जैसी थी। उस वक्त कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे थे जो जमीनी हकीकत से परे थे। जनरल थिमैया को दी गई जिम्मेदारियां प्रशासनिक थीं तो रक्षात्मक भी और आक्रामक भी। एक डिवीजन के लिए ये सारे काम संभालना मुनासिब नहीं था। उस समय भारत सरकार के पास एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव बहुत जबरदस्त था और एक मिलिट्री को जिसको कहना चाहिए टैक्टिकल या लॉजिस्टिक जो दबाव था वो बहुत जबरदस्त था। इन दोनों चीजों को ओवरकम करने के लिए एक तो इसमें सराहना की जानी चाहिए भारत सरकार की, जिसने एक अच्छा मिडनाइट के समय में, रात के समय में एक डिसीजन लिया। ऐसे में जनरल थिमैया को डोमेल पर कूच के लिए भी कहा गया। डोमेल एक ऐसा इलाका था जो जंग के शुरुआती दिनों से ही दुश्मन के कब्जे में था और उस पूरे इलाके में उनकी फौज की तैनाती थी। जनरल थिमैया की सेना दो तरफ से आगे बढ़ रही थी। सर, उरी डोमेल एक्सेस पर हमें काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है और हमें खबर मिली है कि उस इलाके में कबायली और कश्मीरी फौज के अलावा पाकिस्तान की 4 बटालियन भी है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में तो पाकिस्तानी बटालियन का रिपोर्ट्स भी नहीं है। ये तो मुश्किल है और हमारे पास रिजर्व्स भी नहीं है। सर, पांडु इलाके में हमारी जीत हुई है पर बाकी हिस्से में हमारी काफी कैजुअलिटीज हुई है। उरी से आगे बढ़ते हुए भारतीय फौज को बस इक्का दुक्का कामयाबी ही हाथ लगी थी, लेकिन दूसरी तरफ हंदवारा से टीठवाल की ओर आगे बढ़ती ब्रिगेड एक के बाद एक सफलता हासिल कर रही थी।
चौकी बल और नाश्ताचून पास पर इतनी तेजी से कब्जा जमाते हुए ये आगे बढ़े कि चामकोट पहुंचने तक उनके कंबल और गर्म कपड़े समेत तमाम साजो सामान काफी पीछे छूट गए। मद्रास की एक टुकड़ी को पूरी रात ठंड में ही गुजारनी पड़ी। इतने में पीछे से आ रहे एक सिख ने अकेले ही चामकोट पर कब्जा कर लिया। फिर रात के अंधेरे में आगे बढ़कर जब ब्रिगेड ने तड़के टीठवाल के नजदीक चोटी पर कब्जा किया तो दुश्मन बगैर मुकाबला किए भाग खड़ा हुआ। सर, टीठवाल हासिल हो चुका है। वेरी गुड। बस 5 ही दिन में टिटवाला हासिल हो गया। शाबाश। सर, दुश्मन तो इतना चौंक गया, उसे बंदूक उठाने का मौका ही नहीं मिला और वो पीठ दुखाकर भाग गया। बस अब मुजफ्फराबाद 29 किलोमीटर दूर है। हम बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। यस सर। पाकिस्तान छटपटा रहा था। टीठवाल की हार सीधे सीधे दुश्मन के अहंकार पर चोट थी। अब वो पूरे जोर से इस इलाके को वापस लेने की कोशिश करने लगा। घुसपैठ रोकने के लिए हिंदुस्तान ने किशन गंगा के किनारे किनारे अपने पिकेट डाल दिए। हम टिटवाल हारे कैसे? हमारे जवान हर जगह तैनात थे। जनाब, हिंदुस्तानी इतनी तेजी से आगे बढ़े, हमें इसकी कतई उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं थी मतलब? क्या कमी रह गई थी जो तुम लोग पीठ दिखाकर वापस आ गए? तुम लोगों को पता है कि वो लोग मुजफ्फराबाद के नजदीक आ चुके हैं। हमें किसी भी कीमत पर टिटवाल वापस चाहिए। पूरी जान लड़ा दो, तब तक लड़ते रहो जब तक टिटवाल हमारे कब्जे में वापस ना आ जाए। जी जनाब। जून के पहले ही हफ्ते में दुश्मन ने धावा बोल दिया। भीषण लड़ाई में सैनिकों ने पाकिस्तान को मार भगाया। फिर तो जुलाई तक पाकिस्तान ने इस इलाके में अपनी फौज की तादाद बढ़ा दी और हमले भी बार बार करने लगा। भारतीय पोस्ट पर लगातार बमबारी की जाने लगी। कुछ इलाकों से भारत को हटना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान को कोई भी अहम इलाका लेने नहीं दिया गया। पाकिस्तान ने टीठवाल क्या गवाया, जैसे अपनी इज्जत गवा दी। वो किसी भी कीमत पर टीठवाल को वापस लेना चाहता था और इसके लिए वो रच रहा था एक घिनौना चक्रव्यूह। 17 जुलाई 1948 टीठवाल। दक्षिण टीठवाल की एक अहम पहाड़ी पर पाकिस्तान का कब्जा था, जहां से वो बार बार हमला करता रहता। इस पहाड़ी को हासिल करने का काम 6 राजपूताना राइफल्स को सौंपा गया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह इस मुश्किल चढ़ाई पर अपनी यूनिट को लेकर निकल पड़े। पाकिस्तान के बंकर पूरे रास्ते में पीछे पड़े थे। आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता मशीन गन के दायरे से बाहर नहीं था, यानी दुश्मन तक पहुंचने के लिए सीने पर गोली झेलने को तैयार रहना था। हवलदार मेजर पीरू सिंह की अगुवाई में कंपनी ने चढ़ाई तो शुरू की, लेकिन एक एक कर सैनिक पाकिस्तानी गोलियों का शिकार होने लगे। सिर्फ 1 मीटर चौड़ा एक पाथ था जिस पर जा सकते थे। हिल साइड थी और ऊंचाई पर 2 मीडियम मशीन गन लगे हुए। और मीडियम मशीन गन इन्फेंट्री के लिए एक बहुत बड़ा हथियार होता है। यूं ही वो चलने लगे, दुश्मन ने अपना फायर खोला। कंपनी में 51 लोग शहीद हो गए। वो तकरीबन आधी नफरी होती है कंपनी की। लेकिन पीरू सिंह जो अगले सेक्शन के साथ था, वो अपने जो भी बचे थे उनके साथ लीड करता रहा। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। वो बाकी बचे जवानों को लेकर आगे बढ़ते गए और पहले मशीन गन पोस्ट की ओर झपटे।
गोलियों से बेखौफ कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को बढ़ता देख दुश्मन ने उन पर ग्रेनेड बरसाया। छर्रे उन्हें जख्मी कर गए, लेकिन उन्होंने अपनी स्टेन गन दुश्मनों पर खाली कर डाली और फिर अपनी संगीन से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पहला बंकर खाली करने के बाद उन्होंने देखा कि अपनी टुकड़ी में वो अब अकेले ही बचे थे। कुछ साथी शहीद हो गए थे, कुछ जख्मी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो बगैर भय के, बगैर हिचकिचाहट के आगे बढ़े। उस वक्त एक और ग्रेनेड गिरा, उनको चोट लगी, उनके सिर में चोट लगी, तो पूरा खून उनकी आंखों में और मुंह पर बह रहा था, जिससे उनको दिखाई देने में भी समस्या हुई होगी। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे जब तक उनका एम्यूनिशन खत्म हो गया। दुश्मन ने एक और ग्रेनेड कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह की तरफ उछाल दिया। छर्रे इस बार शरीर में कुछ और गहराई से उतरे। उनका चेहरा भी लहूलुहान हो चुका था, राजा रामचंद्र की लेकिन वो रुके नहीं। साहस और गुस्से से भरे वो अगले बंकर की ओर बढ़े और संगीन से बंदूकधारियों को मार गिराए। फिर बाहर निकलकर तीसरे बंकर की ओर ग्रेनेड फेंका और दुश्मन को मारने आगे बढ़े। तभी एक गोली सीधे उनके माथे पर लगी और कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शहीद हो गए। लेकिन ठीक 30 सेकंड बाद तीसरे बंकर में धमाका हुआ और उसमें से भी दुश्मन का सफाया हो गया। हमारी रेजिमेंट का मोटो है, मोटो जो नारा लगाते हैं जब अटैक करते वक्त, बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो उसने भी उसकी आखिरी आवाज जो जब वो जिंदा थे, राजा रामचंद्र की जय बोली और उस जोश में उन्होंने अपना सिंगल हैंडेड एनिमी की पोस्ट को, 2 MMG पोस्ट को हमला करके और कब्जा किया। उनकी कंपनी जो डेल्टा कंपनी थी, उसने इस फीचर को कैप्चर किया। उनको इस शहादत के बाद मरणोपरांत परमवीर चक्र, जो कि अपनी सेना में नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे, हमारी रेजिमेंट का पहला परमवीर चक्र कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को मिला। टीटवाल पर तिरंगा लहराता रहा, लेकिन उसकी टीस ऐसी थी कि अलग अलग इलाकों से पाकिस्तान बार बार वहां दाखिल होने की कोशिश करता रहा। उस साल 13 अक्टूबर को ईद थी, लेकिन इस पाक तारीख को भी दुश्मन ने नापाक इरादों के लिए इस्तेमाल किया। हम 13 अक्टूबर को हमला करेंगे। खबर है कि रिचमार गली के इलाके में हिंदुस्तान की सिर्फ एक ही कंपनी तैनात है। उन्हें पता चले उससे पहले उसे बमों से उड़ा दो। जी जनाब। एक बार रिचमार गली हमारे कब्जे में आ जाए, उसके बाद नाश्ता चूर पास को भी हम हासिल कर ही लेंगे। फिर देखते हैं टिटवाल लेने से हमें कौन रोकता है। तेरह अक्टूबर 1948, रीछमार गली, टीटवाल। टीटवाल सेक्टर में दाखिल होने के लिए दक्षिण की ओर रीछमार गली थी, जहां 1 सिख के जवान तैनात थे। दुश्मन का हमला अचानक हुआ था। वो बेतहाशा गोलीबारी और बमबारी कर रहा था। मोर्चे पर हिंदुस्तान का एक एक बंकर टूट गया। सैनिक घायल थे, यहां तक कि मदद मांगने की गुंजाइश भी नहीं बची थी। तब लांस नायक करम सिंह ने सामने से आती गोलियों से बेपरवाह हर बंकर में जाने की ठान ली। वो बंकरों की तरफ बढ़ गए। अपने साथियों की जो मदद कर सकते थे उन्होंने की और फिर लड़ते रहने के लिए उनका जोश बढ़ाया। उस एक दिन में दुश्मन ने 8 बार हमला किया। हर बार भारतीय जवान उन्हें पीछे धकेलते रहे।
5वें हमले तक लांस नायक करम सिंह 2 बार घायल हो चुके थे और दुश्मन भारी पड़ रहा था। आखिरी हमले तक पाकिस्तानी फ्रंट लाइन के बेहद करीब पहुंच चुके थे। तब लांस नायक करम सिंह ने सोचा कि अब अंतिम दांव खेलना ही होगा। वो ट्रेंच से बाहर कूद पड़े और अपनी बैनेट से चुन चुन कर दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। लांस नायक करम सिंह की इस बहादुरी से बचे कुचे पाकिस्तानी घबराकर भाग खड़े हुए। टीटवाल कभी भी पाकिस्तान के कब्जे में नहीं गया, हालांकि वो बार बार कोशिश करता ही रहा। एक तरफ घंघोर युद्ध जारी था, दूसरी तरफ कुछ महीनों से यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र का कमीशन भारत के उठाए मुद्दों की जांच कर रहा था। कमीशन को कई ऐसे सबूत मिले जो युद्ध जारी रखने में पाकिस्तान का हाथ साफ तौर पर दिखा रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान को बताया भी और सीज फायर की संभावनाएं तलाश करने लगे। I make a present of this paragraph from the UNICEF report. What is the answer? Is it that the Pakistan government used this period in question to consolidate its position in the Assad territory? If that is not augmentation, in sheer violation of the resolutions of 13th of August, I should like to know what it is. पाकिस्तान दुनिया की नजरों के सामने गजब की मासूमियत दिखाता था और पीठ पीछे कश्मीर पर कब्जे के अपने प्लान को अमली जामा पहना रहा था। गिलगिट पर काबिज पाकिस्तान बार बार उत्तरी मोर्चे से आगे बढ़ने की हिमाकत कर रहा था। उसका लक्ष्य था लद्दाख का अहम शहर लेह और उसके लिए वो स्कर्दू से होते हुए करगिल और द्रास पर कब्जा जमाना चाहता था। भारत के सामने चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि अगर दुश्मन इस प्लान में कामयाब हो जाता तो लेह और श्रीनगर दोनों के लिए खतरा था। इस इलाके में शुरुआती रणनीति के हिसाब से भारत ने लेह तक के रास्ते को महफूज करने की ज्यादा जरूरत नहीं समझी थी, लेकिन स्कर्दू, करगिल और द्रास पर बार बार हो रहे हमले के बाद भारत को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। ये 400 किलोमीटर का ट्रैक है और वहां पर काफी बर्फबारी भी हुई है। जोजिला में 10 फीट बर्फ बताई जा रही है सर। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। मैं आपके साथ 70 जवानों को भेजूंगा और वहां के जो लोकल्स हैं वो भी आपके साथ होंगे और आपका काम ये होगा कि आप उन्हें ट्रेन करेंगे, उन्हें लड़ने के लिए तैयार करेंगे। यस सर। पर आप वहां पर हथियार लेके जाएंगे और अप्रैल के बाद वहां कुछ और भी वापस भिजवा दिए जाएंगे। और एक बात और, वहां पर हमें हवाई पट्टी की भी जरूरत पड़ेगी। यस सर। एक तरफ मौसम से लड़ते हुए भारतीय फौज आगे बढ़ रही थी, दूसरी तरफ दुश्मन स्कर्दू को दबोचने की कोशिश कर रहा था। स्कर्दू में लेफ्टिनेंट कर्नल शेरजंग थापा कश्मीर इन्फेंट्री के साथ तैनात थे और उन पर थी 300 रिफ्यूजियों की जिम्मेदारी। लेकिन पाकिस्तान बार बार पूरे जोर से हमला बोलता रहा। लगातार संघर्ष करती हुई सेना के पास जंग का साजो सामान और राशन खत्म हो चुका था। 14 अगस्त 1948 को जब पूरा देश आजादी की पहली सालगिरह पर तिरंगा लहराने की तैयारी कर रहा था, तब स्कर्दू में हमारी फौज को आत्मसमर्पण का सफेद झंडा लहराना पड़ा।
स्कर्दू में जीत हासिल करते ही पाकिस्तानी कमांडर ने कहा, ऑल 6 शॉट, ऑल women raped। जनरल थिमैया स्कर्दू के हालात से इतने बेचैन हुए कि उन्होंने अब द्रास और करगिल को बचाने की ठान ली। इसके अलावा पूंछ में भी हालात बिगड़ रहे थे। हजारों रेफ्यूजीज को बचाने की कोशिश लंबी चल रही थी। पूंछ बिल्कुल एक कटोरे की तरह है, जहां चारों तरफ पहाड़ियां और बीच में रिहायशी इलाका। यहां हजारों की तादाद में रेफ्यूजीज फंसे हुए थे। कई दफा उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन मुश्किलें कम नहीं थी। एक तो दुश्मन का घेराव और ऊपर से जानलेवा ठंड। पूंछ बाकी कश्मीर से कटा ही रहा। धीमे धीमे वहां फौज की तादाद बढ़ाई जा रही थी, लेकिन लगातार इलाके के कटे रहने की वजह से वहां खाने पीने के भी लाले थे। सैनिक उन्हें कवर देते, तब जाकर लोग दुश्मन के इलाके से खाना लेकर आते थे, लेकिन इसमें जान का बहुत नुकसान हो रहा था। दिक्कतें थी। सबसे पहले तो उनके खाने की दिक्कतें थी, फिर उनके रहने की दिक्कतें थी। लोगों ने पहले घरों में रहना, अकोमोडेशन लोगों ने शुरू की, लोकल लोगों ने खिलाना शुरू किया। जब वो खत्म हो गया तो फिर उन्होंने दुकानें तोड़ी लोगों ने, तो दुकानों में बैठना शुरू किया। फिर जो किला था, किले में लोग रहने लगे। फिर ये एक ऐसा वक्त आया कि खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं रहा। तो उस वक्त क्योंकि रास्ते सारे कट ऑफ हो चुके थे, कहीं जाने का, बाहर निकलने का कोई आउटलेट ही नहीं था। दुश्मन इतना नजदीक था, रात को बातें सुनाई देती थी दुश्मन को हमारी और हमें दुश्मन की, और कभी किस वक्त भी हमला हो सकता था। और कई बार तो उन्होंने हमारे रेफ्यूजियों पर, सिविल पॉपुलेशन पर रात को बहुत नजदीक से आके फायर भी करना, ग्रेनेड फेंकने। खतरा तो बहुत था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिविलियन हों, बच्चे हों, औरतें हों, बीमार हैं, खाने को कुछ नहीं है, रास्ता कोई नहीं है, महीनों से बंद पड़े हैं, तो कितनी असुरक्षा थी। इधर पाकिस्तानियों के रवैये से अब तक उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों का भी मोह भंग हो रहा था, क्योंकि उनकी क्रूरता मजहब नहीं देखती थी। पाकिस्तानियों ने गांव के गांव लूटे थे, बलात्कार और हत्याएं की थीं, और अब स्थानीय लोग भारतीय सेना की ओर आस लगाए देख रहे थे। वो पाकिस्तानी फौज की गतिविधियों की जानकारी अब भारतीय सेना को देने लगे। उन्होंने रेप किया, लूट किया और पॉपुलेशन को तंग किया, हैरेसमेंट किया, तो उससे पॉपुलेशन यकीनन पाकिस्तान सेना के बरखिलाफ हो गई। और जब उनके बरखिलाफ हो गई तो उन्हें रियलाइजेशन हुई लोकल पॉपुलेशन को कि हमारे सेवियर तो भारत सेना है, और अगर भारत सेना हमें बचा रही है तो हमें भारत सेना की मदद करनी चाहिए। जो हमारे हिम्मत थी, जो हमारे लोगों की, रेफ्यूजियों की, जो जिनमें रिटायर्ड फौजी भी थे सेकंड वर्ल्ड वार के, जो लड़े हुए थे, उन्होंने भी अपनी फौज का शाना बशाना साथ दिया। वहां के अवाम ने फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डिफेंस किया, और ये जो 1.5 किलोमीटर के एरिया में मरकूज हो चुका था पूंछ शहर, उसको 12 महीने तक, 13 महीने तक उसका जो था वो दिफा करके रखा। हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन गुलाब के तहत मेंढर पर कब्जा कर लिया था और फिर पूंछ की ओर आगे बढ़े थे, लेकिन वहां पहुंची भारतीय टुकड़ी की ना तो तादाद इतनी थी और ना ही संसाधन इतने थे कि पूंछ को स्थायी राहत दिला पाते। लिहाजा कुछ दिन वहां रहने के बाद जून के अंत में वो राजौरी के लिए निकल गए, लेकिन पाकिस्तान ने इसे संकेत के तौर पर देखा। पूंछ के आसपास भारी फौज का जमावड़ा लगा दिया और हवाई पट्टी पर तोपें तान दी। उसके बाद जनरल करियापा भी चुप नहीं बैठने वाले थे। शुरू होने वाला था एक ऐसा ऑपरेशन जो पूंछ की परेशानी को हमेशा के लिए
दूर करने वाला था। वंदे मातरम के अगले एपिसोड में आपको लेह की लड़ाई भी दिखाएंगे, जहां लगभग 5 टन के टैंक पहली बार 12,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच गए। 1947-48 के युद्ध में भारत की विजय की पूरी दास्तान सुनाएंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.